हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। और वैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको देख रही थी एक डिबेट में हिजाब की, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसी पे बात करें तो भुट्टो साहब से लेके बिलावल भुट्टो तक आप कैसे देखते हैं? क्या सफर तय किया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने? और जहां भी जाते हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बात नहीं करते ये लोग पाकिस्तान को लेके सिवाय कश्मीर के। और क्या बात करेंगे? रह क्या गया है? लेजिटिमेटली देखिए, कानूनन इनको बात करनी चाहिए कि बांग्लादेश हमें वापस दो। एक प्योरली ऑन अ मैटर ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। वो और बात है कि पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जब पाकिस्तान बांग्लादेश को एज रिकग्नाइज करता है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जो 100% मुसलमान है तकरीबन, और पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का सेकंड कैपिटल था ढाका, वो किस मुंह से फिर कश्मीर की बात करता है? आप सोचिए कि यू आर नॉट पाकिस्तानी और यू वर नॉट इवन एन इंडियन, क्योंकि इंडियंस को तो अपना केस बताना ही नहीं आता है। उनको तो यही कहना चाहिए ना कि भाई पहले बांग्लादेश लो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। तो व्हाट विल इट साउंड टू द फॉरेन एयर कि दीज पीपल आर स्टूपिड? वो कोई इनके पास बात नहीं करने की, दुनिया में कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया बदल गई 1946 से लेके आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का कोल्ड वॉर चल के, रूस का खात्मा होने के बाद, अमेरिका के ठुस होने के बाद अजीब अजीब कार्टून प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर पाउंड और डॉलर एक हो गया, हर जगह क्राइसिस मचा हुआ है, और आपके पास जाके आप वहां कश्मीर की बात कराते हैं। आप सिर्फ सोचिए कि यू आर फ्रॉम बोलिविया फॉर एग्जाम्पल, और आप सुन रहे हैं, तो आप साथ वाले जो वो बरमुडा का डेलीगेट बैठा है उसके क्या बकवास, कौन लोग हैं ये आके एक ही तकरीर क्यों करते हैं? कुछ तो कंट्रीब्यूट करें ना। अगर इतना बड़ा फ्लड था, ग्लोबल वार्मिंग की बात थी, तो आप दुनिया की नंबर 1 कंट्री हो जाएं ग्लोबल वार्मिंग का। आप ठेका ले लें, उसको कैश कर लें कि ये है ग्लेशियर्स मेल्ट होने का, ये होगा, और ये यहां सिर्फ नहीं होगा, ये इंडिया में भी होगा, और ये अगर उस साइड पे पिघल के गए तो तिब्बत और चाइना अफेक्ट करेगा। हवा में आप पोल्यूटेंट्स फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप कर रहे हैं, नुकसान हम भर रहे हैं। ये लेके आप फॉरेन अफेयर्स में जाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा भी। दुनिया बना रही है डॉक्यूमेंट्रीज, एंड यूएन भी कह रहा है कि जो हशर हुआ पाकिस्तान का, एक सिंपैथेटिक माहौल है, उसमें जाके पंगा ले लिया कश्मीर का। उन्होंने कहा व्हाट, यहाँ 30% ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। वो आपको नहीं पड़ी, आपको पड़ी है वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जहां आपके कंट्रोल में है, पीओके जिसे कहते हैं या आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां लोग नारा लगा रहे हैं ये दहशत की वो जो वर्दी है, उसके पीछे वर्दी नारे हैं ना बाहर। दैट्स हैपनिंग ओवर देयर। गिलगित बल्तिस्तान में अलग लोग अरेस्ट हो रहे हैं, वहां झगड़ा अलग चल रहा है। मुझे तो बैकग्राउंड नहीं पता ज्यादा कि क्या उनके डिमांड्स हैं, बट दुनिया में तो हर एक को पता है। मिसिंग पर्सन्स का है सर वहां पे। अच्छा, हाँ, उनके लोगों को उठा के ले जाते हैं और फिर मुझे वापस आइडिया नहीं था, आई तो एम नॉट अवेयर। मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा इशू है। बट आप जाके अपने आप को क्यों दलदल में फंसा देते हैं? इंडिया हैज ओनली वन थिंग टू से कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो वहां से पास हुआ था हाउस ऑफ कॉमन से 47 में या 46 में, उसके तहत प्रिंसली स्टेट्स हैड टू चूज। भावलपुर पाकिस्तान में आ गया, स्वात पाकिस्तान में आ गया, खैरपुर पाकिस्तान में आ गया। इसी तरह जम्मू, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के राजा ने, महाराजा ने एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ। आपका, आप जब मुस्लिम लीग भी थी, आप सोचिए, कश्मीर बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, 1946 के इलेक्शन में आपको एक सीट नहीं मिली। पंजाब में तो खैर नहीं जीते, लेकिन कुछ तो लोग जीत गए थे ना। In the state of Jammu and Kashmir, they had no presence. The Muslim League did not exist. वहां आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस थी शेख अब्दुल्ला की,
और they were fully committed to be with India. तो अब भी आपके पास क्या है? आपके यहाँ तो कश्मीरी ज़बान ही खत्म हो गई, कोई बोलता ही नहीं है। आपको ना उसकी हिस्ट्री पता है, ना यू नो देयर इज एब्सोल्युटली ज़ीरो। कश्मीर आप किसी पाकिस्तान से पूछिए उसकी क्या तारीख है, वो तो नहीं बता सकेंगे। वहाँ की ज़बान क्या है, वो भी नहीं बता सकते। तो फिर हमें या तो सीरियसली एक प्रोजेक्ट हो कि 50 साल में हमने इस स्टेज पे लाना है कि इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए ये हो जाए कि चलो एग्जिस्टिंग बॉर्डर है वो एक सोल्यूशन है कि वो हो जाए। अगर कहीं इंडिया ने पाकिस्तान की डिमांड मान ली तो पाकिस्तान गया काम से। ये इंडियंस भी मैं क्या कहूँ झल्ले हैं। वो उनका तो है कि पाकिस्तान का हर फौजी हटना पड़ेगा बिफोर एनीथिंग हैपेंस। वो इंसिस्ट करे ना कल के मान लिया हमने, व्हाट वुड पाकिस्तान डू? चाइना से कहेगा फौज निकालो वहां, उन्होंने तो अपने जेल तक बना लिए वहां पे। और ये अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मैं सुन रहा हूँ हो रहा है, तो क्या ये लोग नहीं कहेंगे कि भैया इससे अच्छा तो इंडिया के पास ये दो तीन आई थिंक जो यूनाइटेड स्टेट्स हमको दे रहा था पैसे साल का, वो दिल्ली उतना ही डॉलर अमाउंट श्रीनगर में खर्च करता, इन्वेस्ट करता। तो वी डोंट नो आवर हेड फ्रॉम आवर फुट, मैं टू यूज अ बैड इंग्लिश एक्सप्रेशन, ना स्ट्रैटेजी है हमारे पास। तो अब I'm impressed when Bilawal Bhutto speaks. He's an articulate fellow. और उसकी थिंकिंग प्रोसेस इंग्लिश में बोलने में ही इज फार मोर आर्टिकुलेट एंड लॉजिकल। वो उर्दू में फंस जाता है जेंडर्स के अंदर, हम आएगी और वो गया था इस टाइप का फंस जाता है, बट दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। उनकी अम्मा को ब्लेम करें कि ना सिंधी आई ना उर्दू आई उनको, बट वी आर नोवेयर। ईदर आर डिप्लोमैट्स या फॉरेन सर्विस के लोग ना आए हैं, या वो कर नहीं सके हैं, या स्ट्रेटजी कोई नहीं है, या ऑल पार्टीज नहीं है। ये तो कम से कम हो सकता है कि कश्मीर की एक ऑल पार्टीज कमेटी हो जिसके अंदर पीटीआई भी हो और ये जो इस वक्त रूलिंग कोalition है वो भी हो, क्योंकि एक मैट किसी एक चीज पे तो आपका यूनानिमस हो, ताकि भाई अब नहीं होगा 100 साल बाद होगा, हम इसको किस तरह लेके जाएंगे। हर दफा हमें ये दी जाती कि बस कल को हो जा रहा, बस हमारे फौजी जाएंगे वहां हथियार डाल देंगे, हिंदू तो सब्जी खाता है। इसी तरह गए थे आपको यू वर नॉट इवन बोर्न देन। 1964 में जब ये इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और पाकिस्तान फौजियों को कश्मीरियों के लिबास में भेजा, ये मुजाहिदीन जा रहे हैं, आप यकीन करें उसमें आई न्यू पर्सनली, हमारे फैमिली फ्रेंड थे, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी हु वाज फ्रॉम तमिलनाडु, मद्रासी जिसे हम कहते थे, जेट ब्लैक मैन, dark skinned, went in Punjabi shalwar kameez as a Kashmiri freedom fighter. कहता है 2 मिनट नहीं लगे हमें अरेस्ट होने में। वो गांव वालों ने बता दिया, बाकर वाले थे, उन्होंने कहा ये देखो जी पाकिस्तानी कश्मीरी बन रहा है, उर्दू ठीक नहीं बोलता, बाकी तो छोड़ो। But we have made serious errors in how we project this issue. अगर प्लान हो कोई बात नहीं, पाकिस्तान बोल सकता है, आपका प्लान ही नहीं है कोई। आपके यहाँ पश्तून जो पीटीएम है उनकी मूवमेंट अलग है। मैं तो स्वात के अंदर वो जुलूस देख के, किसी ने एरियल शॉट लिया था, वो स्टन, इतने लोग तालिबान के खिलाफ जुलूस उन्होंने निकाल दिया। सिंध में आप देखिए, बलूचिस्तान में तो जंग खैर चल ही रही है। कहीं पे बैठ के वो क्या नाम था, सरदार अख्तर मेंगल के 6 पॉइंट थे, जब उन्होंने अनाउंस किया तो मुझे शेख मुजीब याद आ गया, क्योंकि उनके भी 6 पॉइंट प्लान था। आई डोंट थिंक anyone ever talked to Akhtar Mengal about because he was not with the separatist camp, जैसे बुक्टी साहब के पोते हैं या खैर बख्श मरी के बेटे हैं और डॉक्टर अपने अल्लाह नजर हैं जो पहाड़ियों में लड़ रहे हैं, ये सब लोग, इनसे इनका अलग से था कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन। आई थिंक ये डिस्टर्बेंस कहाँ है मेरे फोन से, लेट मी शट इट ऑफ। कहीं फोन चल रहा है ये आपके साइट
लगता है कुछ? नहीं नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है, अच्छा जो चलो, सब साइलेंट पर है। ओके सब साइलेंट है, मैंने फोन बंद कर दिया, चलिए हम्म, ओके। So this is the issue. If you don't have anything to say on foreign policy, why have a foreign minister? हम्म। बिल्कुल, लेकिन सर साथ-साथ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को अगर हम देखें डॉक्टर जयशंकर, वैसे यहाँ पर भी उनके बड़े फैन मौजूद हैं, तो वो हाँ, जब बात करते हैं, उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं वो आईटी एक्सपर्ट्स जो है वो दुनिया में भेजते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो टेरर भेजते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ एक उधम मच गया और लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान को कह रहे हैं, तो वहां से इंडिया से कहा गया कि हमने तो नाम ही नहीं लिया। तो आजकल ये कहते हैं कि उनके जो मिनिस्टर्स हों या प्राइम मिनिस्टर हों या गवर्नमेंट हो, वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही। उसकी क्या वजह हो सकती है कि नाम लिए बगैर ही बात करते हैं? they don't count you as a functioning country. आप देखिए कि एक मुल्क में 13.5% ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, और जिस मुल्क ने, जो उसका कॉलोनियल पावर था सिर्फ 70 साल पहले, एंड पूरा एम्फोसिस इंडिया में यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, रनिंग वाटर एंड टॉयलेट्स। यानी अभी वो उनकी वो सुपर ट्रेन चल रही है अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में 200-300 मील पर घंटा के ऊपर। हमारे यहाँ फ्लड के विक्टिम्स को सड़कें नहीं मिल रही थी, जाके आपने टेंट लगाए। पंजाब में थोड़ा बहुत यही, जब अब जो प्राइम मिनिस्टर इनके ज़माने में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गई थी, हाईवे बन गया था, ट्रेन ये वो, बट other than that I don't see anyone with a plan कि ये कंट्री आज से 100 साल बाद कैसा होगा। एक 5 ईयर प्लान्स होते थे, 20 ईयर प्लान्स भी पाकिस्तान में मैंने देखे। जब एक फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, शोएब साहब उनका नाम था, अयूब खान जब डिक्टेटर थे पाकिस्तान के उस जमाने में, no matter how you, whatever you say about him, but I went to prison during his dictatorship, but when I look back, I'll be very honest, I find the 1960s were incredible days for Pakistan. Tiki Corporation, investment, और फैक्ट्रियां लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं। ये नाज़िमाबाद में जो पहली चौरंगी है, ये आप सोचिए अगर जब ये चौरंगी नहीं थी तो क्या था वहाँ। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि ये किसका आइडिया था कि चौराहा बनाया जाए, बाग बनाया जाए बीच में, उसमें पॉन्ड है, बड़े कम लोग जानते हैं वहाँ। अब पता नहीं गायब हो चुका हो, बट चौरंगी पे आपके नुमाइश के पास गांधी गार्डन जो है, फिर वो दरख्तों के अंदर ट्यूब लाइटें डालना खोखली दीवारों में, इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी। और वो एक सिनेमा हॉल था, ओडियन या समथिंग लाइक दैट, जिसके ऊपर एक हार्प और एक सितार था, म्यूजिकल फाउंटेन कहते थे उसे हम। ये कोई हमारे जैसे कुछ तो सोचने, कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने कहा होगा कि दंगा फसाद छोड़ो, ये इसको कैसे ठीक बनाया जाए। तो वो कहाँ से मर गए क्या? मुझे लगता है उनके बच्चे भागे अमेरिका, और इस टाइप की सोच रखने वाले, जो ठीक है अपनी सियासी सोच भी होती है, कोई नेशनलिस्ट है, कोई डेमोक्रेट है, कोई जमात इस्लामी का है या नेशनल पार्टी का है, कुछ तो नेक सोच हो, कुछ तो ईमानदारी से बात हो। हर कोई कहता है इसमें पैसे बहुत बनते हैं, ये आम डायलॉग में आ जाता है, इसमें ऊपर का बहुत है। हमारे तो सर एक्टर भी ऐसे हैं, अभी एक मूवी बन रही है मौला जट का रीमेक कुछ बना रहे हैं, तो उसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं वो उनमें से एक जो है वो पता नहीं क्या अब्बासी उनका कुछ नाम है, हमजा अब्बासी या क्या, कह रहे हैं कि जी मैं सिर्फ ऐसी फिल्मों में काम करूंगा जो इस्लाम के दायरे में हो काम। ये कौन सी फिल्म होती है जो इस्लाम के दायरे में जिसमें काम होता है? इस्लाम में मतलब तो वो बीबी खदीजा की तरह सिलाई की मशीन कहेंगे वो होनी चाहिए। फिल्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस्लाम से कोई ताल्लुक। Yani this is a performing arts that were developed after the in fact simultaneously with the industrial revolution. बिल्कुल, इवन वो जो मौलाना जिनके साथ आप अक्सर इंडियन टीवी पे बैठते हैं, तो उनका कहना था कि तो हराम है। मैंने कहा एक चीज जो थी ही नहीं उस जमाने में, वो हराम कैसे हो गई है? मतलब आप इसकी वंडरमेंट आप देखिए कि ये 35 फ्रेम्स पर सेकंड चल रही है एक चीज, और वो हर तस्वीर एक स्टिल फोटोग्राफ है,
और उनको जोड़ के एक मूवमेंट आती है। ये तो व्हेन आई फर्स्ट वेंट इनटू टेलीविजन 72 की बात है, आई लर्नड ऑल दिस ओवर द काउंटडाउन लीडर और ये सब एडिटिंग वेडिटिंग वहीं सीखी। बट इट ऑलवेज अमेज्ड मी कि ये किसने सोच के किया होगा, इसमें कितनी गहरी सोच गई होगी कि भैया अब तक वो तस्वीरें बन रही हैं, इसको तस्वीरों को जोड़ के एक मूवमेंट बना दें और 35 सेकंड्स पर 35 फ्रेम पर सेकंड चलाओ तो ऐसे लगता है किसी काफिर नहीं सोचा होगा, कोई मोमिन नहीं सोच सकता। नहीं, हम ऐसे थे लोग, बाकी कसम फिजिक्स के अंदर बेतहाशा लोग थे, इनको मार दिया गया। ये 1258 कट ऑफ पॉइंट है, उससे पहले आजादी ख्याल था, उसमें तो वो लोग भी थे जो कहते थे कि कुरान जो है वो इंसान की लिखी हुई किताब है, उनकी गर्दनें नहीं उड़ाते थे। वो एक मंसूर हलाज का जिक्र है कि उसकी गर्दन काट दी, लेकिन उसका सर फिर भी बोलता रहा। कहा जाता है कि अनाल हक। बट ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्चर था। वो बीबी थी एक जिन्होंने जिनके बारे में कहते हैं कि शी कुड विजुअलाइज द काबा बाय सिटिंग इन बगदाद। तो वो जैसे मिराज का कॉन्सेप्ट है ना, अब मिराज का कॉन्सेप्ट अरबों में तो होगा ना, वो तो डेजर्ट में रहते हैं भाई, उनके लिए ये पेचीदा बात थोड़ी करे आपको दूसरी चीज नजर आ गई। हमें अजीब लगता है, उनकी तो लाइफ ऐसी है। तो बिल्कुल। और बड़ा एक हसीन सा इम्तिजाज था कि पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और अरब वर्ल्ड ये मिल गए एक जगह। तो इस सिंथेसिस में और बिजेंटिनियन एरिया भी कैप्चर किया आपने, तो कुछ ना कुछ तो ढंग का निकलेगा ना। मैथ्स में भी किया, सब कुछ किया। उसके बाद आगे मौलवी जिन्होंने फतवे लगाने लग गए कुफर इस्लाम के। जहां आपको कुफर नजर आए, आप समझ लीजिए कि किसी और के लिए इस्लाम कुफर था। वो कह रहे थे कि ये जो रसूलुल्लाह बात कर रहे हैं ये कुफर है, ये तो हमारे खुदाओं के खिलाफ है। इसी तरह जो और कोई बात करता है कि भाई ये करना है, उससे पहले उसे डील करना पड़ता है इंतहाई बदसूरत मौलवियों के साथ, जो जिस शलवार कमीज में सोते हैं उसी में यूनाइटेड नेशन भी चले जाते हैं। तो अब उसका क्या किया जाएगा? सो वी, इसीलिए मैं कह रहा था कि 1960s व्हेन आई लुक बैक, वो अयूब खान इतना मुझे बुरा अब नहीं लगता है। बल्कि जी ठीक होता था। मैं वो क्वीन के साथ उसकी परेड देख रहा था। रिमेंबर आइजनहावर केम टू पाकिस्तान और ये प्रेसिडेंट जॉनसन भी आए थे। तो LBJ जिसे कहते हैं, एंड वी वुड गो फ्रॉम आवर स्कूल, वी वर अलाउड, छुट्टी होती थी कि जाएं एल्फिंसन स्ट्रीट पे, यू कैन लाइन ऑन द स्ट्रीट्स। द पाकिस्तानीज लुक डैम गुड, आई एम सीरियस। फौजी होते थे या नेवी के लोग होते थे या everybody was dressed with a jacket and a tie। अब हर एक का वही वेस्ट कोट, वही, और वेस्ट कोट कोई बंद नहीं करता। आपने देखा होगा यूं खुला होता है आगे से, फट 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 के फटफटियों पे जा रहे होते हैं और वो बत्तख की तरह पर जैसे उड़ रहे होते हैं वैसे। भाई क्यों नहीं ऊपर का बटन बंद करते? ये दुनिया का एक फॉर्मेलिटी है कि आप किसी अरब को, किसी ईरानी को, किसी तुर्की को नहीं देखेंगे ऊपर का बटन खुला हुआ। पाकिस्तानी वैसे ही चला जाता है, UN में बैठा हुआ, और जी हमारी इमरान खान है, फास्ट बॉलर हूँ, बेस्ट इन एशिया, चले गए शलवार कमीज पहन के। इसीलिए बस में बिठाया था, आपको याद है? जी जी बिल्कुल। लेने नहीं भाई टिकट चेक करने ना, इनका जाली टिकट लेके और फिर कह रहे थे बहुत सादा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब कुछ है, जितना इडियट होता है वो सादा होता है। ये मतलब कुछ स्टाइल तो मारो यार। हम कब कह रहे हैं कि फ्रांस से लेके आओ कपड़े? हमारे तो सारे कपड़े सिलते थे वहां। टेडी पैंट भी जो थी वो 60s में दर्जी सीता था। बिल्कुल। हाँ, बेल बॉटम भी वहीं दर्जी पीता। हमने तो सब कुछ पहना। हाँ, हमारे यहाँ तो मैंने अपने नाना को सबको देखा, वो शलवार कमीज घर में सोने के टाइम पे होती थी। बाहर जाते और पैंट कोट के बगैर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, निकला हो घर से। इट इज इम्पॉसिबल। हमारा सन का एडिटर बाहर निकाल देता अगर हाँ। वो तो यूं बुलाते थे, मियाँ इधर आओ एक उंगली से, ये क्या है? एंड ही वाज, पता नहीं आपके शायद फादर उनके साथ जानते हो, शमीम अहमद साहब, वो नायलॉन की बुशर्ट पहनते थे और नीचे व्हाइट ट्राउजर्स और जूता, और उनकी अगली जेब में उनकी बस की टिकट
किमाड़ी से आते थे वो, तो लाल किस्म की टिकट होती थी जेब में। बट ही वाज the best thing that happened to me was those 2 years I was in the Sun, क्योंकि डिसिप्लिन वो थे। लंदन गार्डियन के वर्क किए हुए पुराने जो एडिटर्स थे, उनको भी, उनके भी बॉसेस ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे। सो हम जो सीखा हमने, वी न्यू not just what is right or wrong, what is inappropriate, what is appropriate, how, what not to do, how to back बिल्कुल। story। यहाँ तो लेकिन अब वो कहते हैं रिपोर्टर फलाने फलाने, कैमरामैन फलाने के साथ। अरे कैमरामैन क्या, आपने सुना होगा पाकिस्तान में जी, कहते हैं, बिल्कुल हाँ, सुना मैं है, हाँ। अपना कैमरामैन, उसने कहा आप मेरा नाम ही नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते। अरे वो उसका मतलब चला रहा है, बोले बिजली वाले का नाम भी फिर लो, फिर जिसने फ्यूज ठीक किया, ड्राइवर फलाना और कंडक्टर फलाना, सबके नाम ले लो। सो वी लॉस्ट सम essential मैनरिज्म्स ऑफ हाउ टू कंडक्ट ह्यूमन बिजनेस, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे मच्छी पकड़ना हो, चाहे समुद्र में तैरने का तरीका हो, सब कुछ चला गया वेस्ट पेपर बास्केट में, एंड वी आर नॉट पिकिंग अप एनीथिंग। या तो हमारा कोई रिप्लेसमेंट हमने बनाया हो, हमने खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज कर दिया, बस बिल्कुल ऐसे ही ये है। हमारा कंट्रीब्यूशन है कि 1000 साल से हम खुदा हाफिज कह रहे थे, हमने कहा ना, अब तो अरबों के बाद तेल है, ईरान का खत्म हो गया तेल, तो अब अंकल वहां से क्या, और वहां कोई कहता ही नहीं है अल्लाह हाफिज, वहां फी सबीलिल्लाह कहते हैं। हम उनके साथ-साथ चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और सर, मैंने यहाँ पे देखा अभी 2 दिन पहले जो है वो 12 अक्टूबर मनाई जा रही थी। हर साल मनाते हैं हम कि जी मुशर्रफ ने उस दिन कब्ज़ा किया था या उनकी डिक्टेटरशिप शुरू हुई थी। लेकिन हम किसी दूसरे डिक्टेटर के ऊपर बात नहीं करते, ऐसा क्यों है? कि हम याहिया खान, अय्यूब खान या ज़ियाउल हक का नहीं करते, लेकिन मुशर्रफ का ऐसे बातचीत होती है, ऐसा लगता है वो ब्लैक महाजिर, जिसे कहते हैं फ्लैग चलते हैं। नो ही वाज अ महाजिर। अच्छा। आपका कंट्री जो है पाकिस्तान इज अ प्रिजनर ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। आपके यहाँ चाहे आप सोचें या ना सोचें, आपको हर पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बलोच डंगर लगता है। इट इज एम्बेडेड इन योर सोल कि ये लोग फालतू लोग हैं, इनको तो जीना नहीं आता। और यही अबुल कलाम आजाद ने कहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहाँ जा रहे हो। मगर वो तो बुराई में करते हैं, मुशर्रफ का दिन बुरा भला कहने में गुजारते हैं। अरे याद रजिस्टर तो करता है ना उन्हें। अयूब खान तो रजिस्टर नहीं करता ना, वो पठान था, या खान पश्तून था, ये अपना आदमी है, उर्दू बोलने वाला, ये तो चोर है। तो even when you are critical of someone, you give him that person an honor। दूसरे ने बैंक चोरी किया, एक ने सिर्फ लड्डू चोरी किया, लड्डू वाले के खिलाफ आप लगे हुए। बैंक जिसने चोरी किया वो कहेगा मुझे, मेरा नाम ही नहीं लेते ये लोग। तूने बैंक चोरी किया लेकिन तेरी जबान चुस्ता नहीं। वी आर विक्टिम्स ऑफ अ बिज़ार वैल्यू सिस्टम कि हम किस शख्स को, किस मर्द को, किस औरत को किस लहजे पे देखते हैं। इट इज ऑल बेस्ड ऑन आवर एथनिसिटी, जबान, इलाज। ये मुशर्रफ का ये होता होगा कि बेइज्जती खराब कर दी। और ये भी पता कि मुशर्रफ के अब्बा पैसे लेके भागे थे दिल्ली से तुर्की, वहां जाके बैठ गए। कोई मेरे ख्याल 5 लाख रुपए थे कुछ थी, उन्होंने कहा भाई एम्बेसी चलाओ, वो बन गए एम्बेसडर खुद ही। ये शायद नहीं पता था आपको? नहीं। ना, he got the money to transfer it to Pakistan. He got there immediately and went to Ankara, and there he formed the Pakistan embassy. And तो मुशर्रफ साहब को फिर तब भी तुर्की जबान नहीं आई, ना तुर्कियों की आदतें समझ में आई उन्हें। अभी जिंदा तो है ना मुशर्रफ साहब? जी, 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 हाँ, अभी तो है। कुछ अच्छी बातें भी कर गए हैं वो 2-4। हाँ, एक तो चैनल्स वैनल्स बना गए हैं, हाँ, टीवी चैनल्स जितने सारे बनाए हैं उन्हीं के टाइम में बने थे। हाँ, और मेरे फादर कहते थे कि सिवाय ज़ियाउल हक के सबने कुछ ना कुछ किया है। जिया चाहे वो इस्लामाबाद जिया में ने तो ज़ियाउल हक। तबाह कर दिया। हाँ, कुआं खोद के अच्छी खासी एयर कंडीशन बस, जो जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ चलती थी ना एयर कंडीशन बसेस, वह आपके जमाने में कहाँ होंगी। स्वीडन से आई थी बसेस वो, सही उनको है। कुएं में डाल के गाड़ी बना दिया। ये किया ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने बहुत तबाह किया। इट वाज जस्ट हॉरिबल। मैं पीटीवी में था,
तो वहाँ एक जनरल मुजीबुर रहमान को तैनात किया गया। तो उन्होंने मुझ पे केस सेडिशन का किया, तो लास्ट मिनट पे डायरेक्ट हियरिंग थी। जनरल मुजीब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी रिकमेंडेशन आई है दैट you are willing to admit कि you did wrong. I said I did absolutely nothing. ये पीपल्स पार्टी वालों, मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं था। I was the नेशनल पार्टी। तो वो वहां से कह रहे हैं, oh, so I was misled that you came to apologize to me. I said, never on my dead body I will apologize to a military officer. What the hell do you sitting here as chairman of Pakistan Television? You don't even know how to spell television. Television के पता नहीं क्या कहते। So that's why I was shunted out, not to be given employment at any place in Pakistan. तब I had to leave. अदरवाइज मैं छोड़ने वाला तो नहीं था, मुझे क्या जरूरत थी। बट मुझे कभी कभी लगता है जैसे आप अभी भी कराची में रहते हैं, जब आप नाज़िमाबाद का और वहां का जिक्र करते हैं तो लगता है जैसे you still live there. मैंने नाज़िमाबाद नहीं छोड़ा है। आई थिंक इट वाज द बेस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ पाकिस्तान। मिडिल क्लास के लोग थे, और बड़ा मुझे अजीब लगता था जब वहाँ बिहारी और हैदराबादी और लखनवी और ये सब अपने एक दूसरे के उर्दू का मजाक बड़ा उड़ाते थे। वो हमारे एक दोस्त आजकल हमजुल्फ भी हैं, उनके घर जाके हम बिहारी एक्सेंट में उनको बुलाते, आपसे यहाँ आए हो जूता इतनी वो थी। हैदराबादियों को हम लोग क्या कहते थे, खट्टे कहते थे। एवरी उर्दू वाज डिफरेंट, खुदा की कसम। परारे बैंगन बड़े मजे के होते हैं वैसे। पता नहीं, हमें ये पता था कि मेरा ख्याल है पूरे नाज़िमाबाद नंबर 2 में एक पंजाबी फैमिली रहती थी। हमें सब लानत देते थे, पंजाबी गोल्ड डग्गा कहते थे हमें। तो इट वाज वंडरफुल प्लेस। लोगों की सैलरीज तकरीबन एक थी, लोगों की गुर्बत एक थी, चोरियां नहीं होती थी। एक कोई बेचारा पठान जाता था वहां से डंडे मारते हुए, जागते रहो चोरों को बता रहा है मैं आ रहा हूँ, चुप कर जा। मुझे भी याद है हमारे मामू के कोई फ्रेंड थे, उनकी बीवी कहती थी कि आज हवस बहुत हो रहा है, पंजाबी टर्म से कहते थे हवस नहीं होता, हवस नहीं होता। ये तो बेचारे पाकिस्तान पंजाबी तो पाकिस्तान में ही कह सकते हो, पाकिस्तान कहते हैं। बट इट इज सच ए क्यूट कंट्री। आप इस तरह देखिए, इतना रंग बिरंगा है। कहाँ आपको एक ही मुल्क में मकरानी भी मिलेगा, गिलगिती भी मिल रहा है, वो घगरे पहनी हुई खोजा मेमन और बोरी औरतें भी वहीं हैं, बैठी हुई हैं। और हम आज तक यानी 2022 में भी अगर कोई मुझे ऐसा मिलते हैं जो मुझे नहीं जानते, तो मेरी उर्दू एक्सेंट सुन के कहते हैं आप हिंदुस्तानी हैं। हाँ। तो मैं हाँ जी हाँ। जो वहां से आए थे अभी तक यही कहते हैं। हिंदुस्तानी कहा जाता था एंड इट वाज एन एक्सेप्टेबल वर्ड। हाँ, अभी भी कहा जाता है, अभी भी यही कहते हैं। या उसमें महाजिर था, एक और वर्ड होता था पनागीर, जो पश्तून कहते थे महाजिरों को कि पनागीर, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है टू सीक रेफ्यूज उसका। तो महाजिर हमारे दोस्त बुरा मानते थे, लेकिन पश्तूनों के लिए तो इट वाज अ फॉरेन लैंग्वेज। बहुत कम पश्तून उस वक्त उर्दू बोलते थे। वैसे हम लोगों की अजीब ही सिचुएशन हो गई, क्योंकि वहां से जो आए तो इंडिया वालों ने कहा कि ये यहाँ से छोड़ के चले गए, और जो यहाँ वाले थे उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये तो मुहाजिर हैं, तो वो अभी तक आपने उनका शहर लेके कब्जा करके उनकी जबान पर पाबंदी लगाई। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट तो हर कोई करता। आपने बजाय इसके कि आके यहाँ सिंधी सीखते, आपने कैपिटल बना के उर्दू नाफिज कर दी। सारे के सारा सिंधी लिखने वाला, 2 जबानें थी, सिंधी और गुजराती, दे वर बैंड। सिंधी अखबार सिंध के कैपिटल से ना निकले। कैन यू इमेजिन दैट? कराची से मेरा ख्याल कोई नहीं निकलता सिंधी अखबार। हलाल है शायद एक, अब शायद नहीं है, नहीं वो भी मर जाएगा। गुजराती डॉन गुजराती नहीं था, बंद हो गया। इवनिंगर था एक वतन, वो भी बंद हो गया। फिर बॉम्बे से आते थे गुजराती अखबार, वो बंद हो गए 65 की जंग के बाद। तो अच्छी खासी ज्यादती हुई उन लोगों के लिए जो यहाँ पहले रहते थे।
इट वाज अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी। एक तो ये सोचिए, तो इसका मिजाज और था। या रामस्वामी रेल स्टेशन का नाम है, डेंसो हॉल, इस टाइप के जो पुराने एरियाज हैं, वो वंडरफुल प्लेसेस। जुबली सिनेमा जहाँ है ना, जी। तो इट्स एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। आपको कोई दो लोग एक जबान बोलते हुए नहीं मिलते थे। या मैं मारवाड़ी भी रहते थे, मलयाली भी चलती थी, मैंने पोर्चुगीज भी सुनी है इस शहर में। जो गोन्स थे वो पोर्चुगीज बोलते थे क्लिफ्टन के एरिया में, जो बड़े बड़े इनके कैथलिक कॉलोनी के अंदर घर थे। इट वाज, आप यकीन नहीं कर सकती 50s में ये किस कदर खूबसूरत शहर था। इट बिल्कुल। वाज ब्यूटीफुल। बिल्कुल होगा सर, लेकिन भारत में जैसे मैं आज आपकी एक डिबेट भी देख रही थी कि वहां पे एक हिजाब को लेके एक अजीब किस्म की डिबेट चली, वो जी नॉन इशू लगता है मुझे, लेकिन क्यों इंडियन मुस्लिम्स इतना ज्यादा उसके ऊपर बहस कर रहे हैं? इंडियन मुसलमान हर एक के घर में एक छोटा सा पाकिस्तानी झंडा है, वर्चुअल। जैसे होता है ना, एक वर्चुअल वैल्यू होती है, वो रैंडम मेमोरी में है। वो उन्होंने रेकनसाइल नहीं किया अभी तक अपने आप को हिंदुस्तान से। और वो हर 2 मिनट बाद हमारी कुर्बानियों की वजह से आप आजाद हो गए। भाई कौन सी कुर्बानी भैया, तूने किधर दी कुर्बानी? तो उनका बस चले तो भगत सिंह को भी कह दें, लखनऊ में था मुसलमान, लाहौर का सिख नहीं था। they are a very arrogant bunch of people who have a hatred of Hindus which you cannot even fathom. हमें तो डायरेक्ट नहीं है, ये तो कहते हैं कि हम थे बहादुर शाह जफर के बाद हमको अंग्रेज ने हुकूमत वापस क्यों नहीं दी? दे डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। वहां हैं बेतहाशा लोग हैं who are very wonderful and they are Indian true at heart। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते हैं। मैं उनसे उठना बैठना मेरा, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू नो देम। बट उतने ही या उनसे ज्यादा वो लोग हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, पाकिस्तानियों से ज्यादा, और घटिया समझते हैं कि ये सब्जी खाने वाला यार, इसको क्या पता। देखो, देखो कांगड़ी जा रहा है। इनफैक्ट कल कल मुझे जो ट्विटर पे लिखा था, वो मेरे एक इंडियन दोस्त है, वो कहने लगे कि ये कोई पाकिस्तानी नहीं लग रहा, ये इंडियन लग रहा है। मैंने कहा है वो कैसे? कहते नहीं, यहाँ भी ऐसे लोग हैं। तो उनका ख्याल था कि वो नहीं, किसी इंडियन नहीं। पाकिस्तान में भी देखिए, आई टेल यू समथिंग। मैं अगर मेजर करूं तो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान by and large is more enlightened and more outlooking than the Indian population। और इंडियन पॉपुलेशन के अंदर जो मुसलमान है वो तो कंप्लीटली गया गुजरा है। वहां एक डिस्ट्रिक्ट है मेवत, जहाँ पे तकरीबन 100% मुसलमान रहते हैं, और वहां 100% औरतें इलिटरेट हैं। तो इसीलिए वहां बुर्का और हिजाब ये चक्कर। वहां लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा है कि पाकिस्तान से आती हैं जब टीवी की ये इमरान खान के जलसों में, तो वहां तो कोई हम देखते ही नहीं है किसी ने ऐसे हिजाब पहने में जैसे हमारे इंडिया में नजर आते हैं। तो इंडिया में भी जो ये बच्चियां कर रही हैं कि हिजाब, ये दे आर मोटिवेटेड बाय रिजेक्शन ऑफ इंडिया, कि तुम नंगी हो, तुम आवारा हो, हम हैं नेक परवीन, हमसे बात करो। हमें पता है कि किस तरह अपना शर्म हया होती है। लफ्ज कहा है उसने आज कि ये तो जो मेंबर पार्लियामेंट है कि हिजाब हटा दिया तो बच्चियां आवारा हो जाएंगी और समाज के अंदर क्राइम बढ़ जाएगा। अरे ये साला इसीलिए हमारा कनाडा के अंदर क्राइम लेवल दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही। हाउ स्टूपिड कैन यू बी? आप भागे जा रहे हैं जर्मनी और फ्रांस के वीजे लेने, क्योंकि आप सेफ्टी से चल सकेंगे। हाँ बिल्कुल। आप, हाँ, और आप कह रहे हैं कि वहां क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि हिजाब ओढ़ा हुआ है इसीलिए औरत सेफ है। अरे उसको तो वैसे ही कंकर मारेंगे लोग। और फिर देखिए, यहाँ मैं बताऊं, मेसार मैरिजेज हो रही है कनाडा के अंदर। सुबह से शाम तक की शादी मोटेल के अंदर बुक किया, तो एंड में तलाक हो जाती, फिर आगे चल पड़ते हैं। तो अब बेवकूफ तो ना बनाए ना, सबके सामने सबको पता है कि most usage of a motel is for 1 or 2 days where couples come, they don't have a home where they can carry on the business, और वहां जा रहे हैं बच्चे। तो अब इसको माफ करके छोड़ें, हम फंसे हुए इससे निकल नहीं पाए। रियली मुझे तो जी चाहता है कि ये ईरान में कुछ तब्दीली आए ताकि उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़े।
उन बच्चियों ने काबिल कर दिया, खुदा की कसम, अपनी जान हथेली पे लेके चली हैं, लेकिन दे आर नॉट गिविंग। एंड कितने बच्चियां मर गई, तकरीबन मैंने सुना है कुछ 100 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। 16 साल की बच्चियों को मारा शूट करके। तो ऐसे ऊपर वाले के यहाँ भी कोई एक जमाने में कितने मॉडर्न हुआ करते थे, जो पुरानी पिक्चर्स आती हैं ईरान की। स्टूडेंट आते थे ना जो यूनिवर्सिटी में ईरानी, उनको बड़ा टाइम लगता था सेटल डाउन होने में, क्योंकि जो कराची यूनिवर्सिटी में जो मुस्लिम ब्रदरहुड ये सेम सेम, हमारे उर्दू की 8वीं जमात की पहला चैप्टर था हमारे ईरानी भाई, अगला चैप्टर था इंडोनेशिया हमारे भाई, हमारे तुर्की भाई। अरे कोई किसी ने हमको भाई नहीं माना, हम हर एक के छोटे भैया लग गए, भैया अब पीछे से पकड़ के हम तुम्हारे भाई है। ईरानी हम लोगों को ऐसे करते थे कि क्या कीचड़ विचड़ आ गया, बिकॉज वो सब बच्चियां वहां स्कर्ट्स के अंदर आती थी, उन्हें फिर शलवार कमीजें पहननी पड़ती थी यूनिवर्सिटी में आके, वो भी कोई ऐसा मसला नहीं। बट दे कंसिडर्ड, मेरे ईरानी दोस्त जो पाकिस्तान इंडिया में पढ़े हुए हैं, they feel that मैसूर या बेंगलोर में इधर उधर पढ़ने में they were more at ease than they were in Pakistan, क्योंकि वहां हर वक्त जुनून इस्लाम भाईचारा ये सब नहीं था। people judged you, it was no big deal, कोई हिंदू है या सिख है या ईरानी को मुसलमान तो नहीं कहता है ना, वैसे ईरानी कहते हैं क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स। बट हमारे यहाँ जहां, मेरे तो फलस्तीनी दोस्त रोते थे, brother, wherever we go, first thing they say, brother in Islam, वो फलस्तीन PFLP का मार्क्सिस्ट गुरिल्ला, वो मानता ही नहीं ऊपर वाले को, उसकी जान को आगे नमाज पढ़वा। यहाँ बेतहाशा, there were hundreds of Palestinian students who used to come to Karachi University to study. बहुत मेरे दोस्त, उसमें 2-3 तो मर भी गए बेचारे, but we were with the Popular Front and अल फतह का अलग ग्रुप था, but it was a जबरदस्त यूनिवर्सिटी कराची। जॉर्डेनियंस, लिबियंस, नाइजीरियंस, सोमालिया के बच्चे आते थे, सबको स्कॉलरशिप्स मिलती थी यहाँ पाकिस्तान में। खैर लेकिन कहते हैं कि भुट्टो साहब के जमाने में जो है वो बड़ा मॉडर्न था, टीवी चैनल्स पे भी, टीवी पे भी जो कमर्शियल्स वगैरह आया करते थे वो काफी बोल्ड किस्म के होते थे। भुट्टो साहब के जमाने में डिक्टेटरशिप ऐसी थी, क्योंकि मैं तो उस जमाने में टीवी में काम करता था, कि कमर्शियल आ भी जाए, वो लड़की कह भी दे हाय अल्लाह हमें फॉरेन का आइटम दिखाइए, कोई इस टाइप के इश्तिहार आते थे, और सलीका मशीन और ये सब कुछ। बट इट वाज द वर्स्ट स्टाइफलिंग टाइम। लोग ज़ियाउल हक को कहते हैं भुट्टो वाज वर्स। मैंने एक जगह ये देखा कि लाड़काना साइड पे, नौडेरो साइड पे, एक किसी को मुमताज भुट्टो थे चीफ मिनिस्टर के, एक आदमी को वो वाइल्ड बोर हंटिंग करते थे, उससे कहा कि सिंधी में कहा कि इसको भगाओ, उसको भागा पीछे, ये वाइल्ड बोर छोड़े और फिर उनकी हंटिंग की। इस कदर जुल्म और ज्यादती मैंने देखी है, जो एक आम किसान के साथ वडेरा करता था कि यू वुड गेट, फिर उसको क्या करते थे हमारे महाजिर भाई, उसको एंटी सिंधी बना देते थे। अरे मैंने कहा वो भी तो सिंधी है, तो मर रहा है वो भी तो सिंधी, तो तुम मुमताज भुट्टो की हरकत से सिंधियों के क्यों खिलाफ हो रहे हो? क्योंकि 1 यूनिट का भी एक अगेंस्ट मूवमेंट थी। इट वाज एन अमेजिंग कंट्री, और इट कैन स्टिल बी, बट हमें वो थोड़ा सा हट के। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछूंगी आपसे कि ये तो हर पाकिस्तान ने खैर बहुत सी गलतियां की, सब है, भारत ने भी की होंगी, लेकिन भारत फिर भी प्रोग्रेस करता गया। क्या सीक्रेट हो सकता है भारत का इस तरह आगे बढ़ने का? हम तो खैर बुरी तरह से फेल हैं। आपको पता है कि हार्वर्ड के अंदर जिसको एडमिशन मिल जाती है, उसको शायद इंडिया के IITs में नहीं मिलती। इंडिया is the world's #1 supplier of human technology in the future sciences that are coming. इंडिया की साड़ी पहनने वाली औरतों के साइंटिस्ट ने मार्स पे रॉकेट फेंक दिया। हमारी जो हैं अम्माएं, उनको आज तक बस नहीं लेनी आती कि बस का ट्रांसफर कैसे किया जाता है। हम तो साइकिल रिक्शा जब होता था तब भी नहीं कोई बैठता था उसमें। हमारी तो इज्जत ही खत्म हो जाती है एकदम से, अगर हम कोई लगे कि वर्किंग क्लास हैं या हम फूफा नहीं कर रहे हैं, डिफेंस में हमारा घर नहीं है
और बड़ा सामने, और छोटे 2 चाय लाओ, चौकीदार अलग खड़ा हुआ यूं करके, शान शान। पूरी सोसाइटी, आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान में इफ यू आर रिच एंड गे देन यू आर टॉप ऑफ द लाइन, इफ यू आर गे एंड पुअर यू आर हेल ऑन अर्थ। तो पैसे वाला गे तो कहता, वो सिगरेट भी होल्डर में लेके यूं करता, हेलो हाउ आर यू डूइंग। वो बेचारा जो सीधा साधा है, जिसको अल्लाह मियां ने बनाया गया है, जो झाड़ू लगा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। हमने इंसान की इज्जत करना भूल दिया, हमने बंगाल की नहीं इज्जत की, हमने बलोचों को क्या बना के रख दिया। इतने शानदार पश्तून और बलोच पाकिस्तान में, आई थिंक दे वर द मोस्ट अमेजिंग पीपल यू कैन बी प्राउड ऑफ, एंड वी वर अशेम्ड ऑफ देम। जो सबसे अच्छी शक्ल वाले लोग, जिनका देख के लगता है कि दे आर सॉलिड, इनकी बात में भी मजा आता है, उसको तो कहते हैं यार ये इनको उर्दू ही नहीं आती। जिसकी मुल्क में आप बैठे हैं, मेजॉरिटी बंगाली बोलते हैं तो भूखे हैं, एंड में उर्दू आ गई, आपके अब्बा अम्मा और नाना दादा ले आए, हम पे लाजिम कर दी। तो कंट्री दैट डज नॉट हैव इट्स ओन लैंग्वेज एज इट्स लैंग्वेज, क्या करेंगे? इंडिया में तो 29 स्टेट्स हैं, 29 लैंग्वेजेस हैं। मराठी में मैट्रिक करें या तमिल में करें या हिंदी में करें या बंगाली में करें, इट्स एज वैलिड एज एनी अदर। जब इंडिया 29 स्टेट्स और 400 जबानें रख सकता है, हम 5 स्टेट और 5 जबानें नहीं रख सके। हमें पहले ये समझना चाहिए, अनलेस you teach in your mother tongue you will never succeed। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और इसीलिए हम इतना पीछे रह गए। थैंक यू सो मच आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू, यू टू।